आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2। जय हिंद टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो हम पढ़ रहे थे सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। अब एग्जैक्टली हम यूनिट क्यों बोलते हैं वो तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलो तो सेल के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं जो हमारे ही काम आएगी, हमें समझनी चाहिए। और सेल सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, ओके, जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आपको पता ही है कि जो ह्यूमन सेल है या फिर जो एनिमल सेल है दे आर यूकैरियोट्स, एंड बाकी सब जो बैक्टीरिया जो यूनिसेल्युलर है दे आर प्रोकैरियोट्स। बट यूकैरियोट्स के अंदर भी हमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? बेसिक डिफरेंस है, पहले तो समझो, ये जो कैरियन है, कैरियन का मतलब होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। मतलब जिसके अंदर एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स, क्योंकि यू का मतलब होता है ट्रू। जिसके अंदर ट्रू कैरियन, मैंने अभी बोला ना कैरियन कैरियोट्स, तो जहां पे भी कैरियन हो रहा है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस। सो हियर इट इज ट्रू न्यूक्लियस इन केस ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स, अमीबा, जिसमें हम प्रॉपर न्यूक्लियस बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? तो जिसके अंदर एक प्रॉपर मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन के साथ अंदर सारे जेनेटिक मटेरियल हो, राइट, यहाँ पे सब जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, एंड दिस इज द यूके, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ओके। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हम इसको कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोपोर होते हैं, यहाँ पे डीएनए होते हैं, इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे आगे, ओके। बट अभी हम देख रहे हैं डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। जबकि इसमें आपको कोई न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। मान लो कि ये जो सेल था उसमें आपको एक प्रॉपर न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। दूसरा, जब यहाँ की बात करो, चलो मान लो हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, ओके। बैक्टीरिया आर दी प्रोकैरियोट्स एंड दे आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर। इसमें आप कोई न्यूक्लियस नहीं बनाओगे, इसमें आपको जेनेटिक मटेरियल ऐसे खुला छोड़ देना है। जेनेटिक मटेरियल से मेरा मतलब है डीएनए। सो ऑल द डीएनए इन द यूकैरियोट्स विल बी कंडेंस इन द न्यूक्लियस, जबकि इसमें सब खुला पड़ा है और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। मतलब नॉट ए ट्रू, फॉल्स, ठीक है। वेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल पैक नहीं है, ऐसे खुला पड़ा है। और इसमें डीएनए दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, एक सर्कुलर डीएनए भी देखने को मिलता है। हम जब प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तब मैं इसके बारे में और भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे मेन डिफरेंस क्या है? पहला तो हमें पता चल गया कि एक जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है, एक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, अ ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ओके। दूसरा, बॉडी, जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, सेम सेल जो है उसके पास भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि एक हमें पता है जो हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। क्या बोलते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको हमारे जो नॉर्मल लैंग्वेज में अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है पूरे सेल के यूजेस के लिए, ठीक है। तो ये पावर हाउस ऑफ सेल। फिर हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी जो हम बोलते हैं, या फिर गोल्गी एपरेटस, व्हाटएवर। तो ये सर ऑर्गेनल्स हैं। जितने भी ऑर्गेनल्स, आप ऑर्गेनल्स कब कह सकते हो? जब इसमें कोई मेम्ब्रेन हो। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बनाई, गोल्जी बॉडी उसमें भी हम एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे कोई भी आपको ऑर्गेनल नहीं देखने को मिलेंगे जिसमें मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज द सेकंड मोस्ट डिफरेंस। अभी तक आप कैसे पढ़ते हैं? हम 10th में हमने कैसे पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, फिर इसमें एंडोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। अब कैसे याद रखना है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट व्हाइल दे आर लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो इसका मतलब है कि इसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती होगी, इज दैट सो? नहीं, दे डू परफॉर्म एनर्जी प्रोसेसेस। बट कैसे? Instead of mitochondria, they have something else which is being used instead of mitochondria, जिसका फंक्शन सेम होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में करता था, वो ही यहाँ पे करेगा। जैसे कि एग्जांपल बात करते हैं मीजोसोम्स।
जैसे कि मीजोसोम यहाँ पे होता है मीजोसोम, वो मेम्ब्रेन आप बोलोगे सर तो मीजोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। तो आज हम क्या, आज के टॉपिक में हम क्या बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। सो टुडे वी विल बी स्टडीइंग अबाउट प्रोकैरियोट्स, देन विल गो टू द यूकैरियोट्स एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स। So prokaryotes या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स, सेल बोलो ऑर्गेनिज्म बोलो सेम थिंग, बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्युलर। दूसरा इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, तीसरा जो मैंने बोला मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, ओके। चलो तो क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये एक चीज है जो एक मेम्ब्रेन में कवर्ड है, पर इसकी जो मेम्ब्रेन है मैं सारे स्ट्रक्चर वाइज डायग्राम के साथ आपको उसका फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। मान लो कि ये है बैक्टीरिया। अब आप बोलोगे सर इतना परफेक्ट क्यों बना रहा हूं, क्योंकि सेल का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है। जो एनिमल सेल में हम बोलते हैं ना कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लांट में सेल वॉल होता है। तो प्लांट सेल वॉल जब आप बनाओगे, मतलब प्लांट सेल जब आप बनाओगे तब आपको एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। एनिमल सेल आप कैसे भी बना सकते हो, इफ आई वांट टू ड्रॉ अमीबा आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, राइट, बिकॉज इट हैव नो डेफिनेट शेप। बट जिसके पास सेल वॉल होता है दे आर समथिंग रिजिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इसका जो मेम्ब्रेन है, आप बोल सकते हो जो स्ट्रक्चर है, जिसका बाहर का कैप्सूल है, वो 3 लेयर से बनता है। कितने? 3 लेयर से। एक मैंने बनाया, ये दूसरा मैं बना रहा हूं, और तीसरा इसके बाहर की साइड होता है। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, बट पूरा कवर्ड होता है 3 लेयर से। एक अंदर का लेयर, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, देन सेंटर लेयर एंड द आउटर मोस्ट लेयर। 3 लेयर से हम अलग करते हैं। चलो बात करते हैं क्या क्या है। ये तीनों को हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बना रहा है? कैप्सूल बना रहा है। क्या बना रहा है? कैप्सूल। कैसे बना रहा है कैप्सूल? 3 चीज होती है कैप्सूल के अंदर, मतलब आप कह सकते हो सेल एनवेलप। सेल एनवेलप मतलब कवरिंग, पैकेज, ठीक है। एंड दे आर वेरी टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, ओके। द आउटर मोस्ट, ये जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है, इट इज मेड अप ऑफ और इट इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। क्या? आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। द इनर मिडिल लेयर इज नोन एज सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट, द अंदर की लेयर जो है, इसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा? कैप्सूल, ओके। हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट सेल की, ओके। कैप्सूल किससे बनता है? 3 चीज। अब देखो तीनों का अलग अलग फंक्शन है, ऑब्वियसली अलग अलग फंक्शन होता है तीनों का, बट तीनों का साथ में अगर कोई फंक्शन है तो वो साथ में अगर किसी फंक्शन की बात करें तो उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव, ओके। अब इसका साथ में फंक्शन हमने देख लिया, क्या है कि तीनों का साथ में फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव, टू गिव प्रोटेक्शन टू दी सेल। पर अगर इंडिविजुअली फंक्शन की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, ओके। सो विल बी फोकसिंग ऑन दी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स हमें समझ में आ जाएगा अपने आप जब हम यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल में, ठीक है, तब हम इसको देखेंगे। अभी क्या करना है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सेल वॉल जो है, मतलब पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका और यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करती है, मतलब ये एक आप कह सकते हो एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो अपने हिसाब से काम करती है। मतलब ये बैक्टीरिया अगर कोई पानी में चला गया, मतलब इफ इट इज लिविंग इन वाटर, तो उसको पानी लेना है, उसको कोई खाना खाना है, तो ये सब किससे रेगुलेट होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल। ये सिर्फ उसी को परमिशन देता है जिसको ये देना चाहता है, जिसको इसकी जरूरत है, मतलब सेल को जो चीज की जरूरत है उसी को ये परमिशन देता है अंदर आने की या बाहर जाने की।
इसलिए वर्ड यूज होता है सेमी परमिएबल। सेमी इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज को नहीं, परमिएबल मतलब टू अलाउ, इट ओनली अलाउज फ्यू थिंग्स नॉट दी ऑल मटेरियल्स विच प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। पानी में तो बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसके अंदर घुस जाएगा तो ये फट जाएगा। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन आप कह सकते हो ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिटेल, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है थोड़ी थोड़ी जगह से ऐसे इनवर्ड इनसाइड फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है, जैसे कि ऐसे या फिर ऐसे, कोई ऐसे स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। बट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के साइड क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। मतलब ये कंटिन्यूटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड हो जाता है। एंड इसका रीजन क्या है? एक तो रीजन है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ता है। अब आप बोलोगे सर सरफेस एरिया बढ़ा के क्या काम है? मैं बताता हूँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है तो इसको एनर्जी तो जनरेट करनी पड़ेगी ना। इसको ये वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीसोसोम्स। क्या कहेंगे? मीसोसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होगा वो ही ये करेगा। कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया? बाय हैविंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करके ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है। इन शॉर्ट एटीपी प्रोडक्शन करता है। सेम यहाँ पे ये भी एटीपी प्रोडक्शन करता है बाय क्रिएटिंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अंदर का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में और ये साइटोप्लाज्म में क्या करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है और फिर अपनी एनर्जी क्रिएट करता है। मैं माइटोकॉन्ड्रिया में आपको उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे पावर हाउस कौन देगा? मीसोसोम। वो है कुछ नहीं, बस इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज मीसोसोम। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें वेसिकल्स, लेमिना ये सब बना के देता है। मतलब इनवर्ड फोल्डिंग्स आप कह सकते हो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। क्या होता है कि मान लो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बाहर आया, फिर यहाँ से धीरे से टूट के ये अलग हो गया, तो आपको ये दिखेगा। मतलब ये कुछ है नहीं, ये नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जिसके अंदर कोई मटेरियल या फिर कोई चीज को स्टोर किया गया है। ओके, सो दे आर वर्किंग लाइक दिस। और क्या बात करते हैं? तो यहाँ पे सारा लिक्विड होता है। ये लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल, जो यहाँ पे ऐसे ओपन पड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसके अंदर होता है डीएनए, नो डाउट लीनियर डीएनए विच इज ओपन अप, ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर डीएनए, और जिसका नाम हम रखते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है उसके पास भी डीएनए है, बट ये डीएनए कैसे है? ऐसे सर्कुलर फॉर्म में। कैसे है? इट इज इन सर्कुलर फॉर्म। इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड का रोल क्या है कि थोड़े बहुत जीन जो है उसके पास होते हैं और रेगुलेट करते रहते हैं अपने आप को, और क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते रहते हैं टू फॉर्म सर्टेन प्रोडक्ट्स, जैसे कि प्रोटीन हो गया, ओके, वगैरह वगैरह, एंजाइम्स हो गए, वो सब ये इसके पास होते हैं। वैसे इसके पास भी होते हैं, बट दे आर लीनियर। उससे अलग पड़ा हुआ एक प्लाज्मिड होता है। दे बोथ आर कंटेंट ऑफ डीएनए। और क्या बाकी रहता है अपना? तो इसके अंदर और कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है। चलो, मैं सेल वॉल के बारे में तो आपको बता नहीं भूल दिया। सेल वॉल के बारे में क्या है कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल इज आल्सो मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ, बट सेल वॉल इज अ काइंड ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड मतलब थोड़ा हार्ड होता है, एंड इट इज नॉट इजीली ब्रेकेबल। अब देयर आर अ टर्म नोन एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव टर्म्स। अब आप बोलोगे सर ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है? मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, सुनो। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक डाई इन्वेंट की, एक डाई बनाई। वो क्या करता था? अलग बैक्टीरिया को लेता था, उसके अंदर वो कलर वाली डाई डालता था, फिर उसको धो देता था। अगर वो बैक्टीरिया वो डाई से कलर हो जाता था तो वो हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव, मतलब वो कलर से वो इन्फेक्ट हुआ। समझ रहे हो बात? मतलब उसने जब वो ग्राम डाई डाली, वो डाई से वो बैक्टीरिया का कलर चेंज हो गया, उसका मतलब वो ग्राम पॉजिटिव है। एंड ग्राम नेगेटिव मतलब जब उसने डाई डाली फिर बैक्टीरिया को धोया तो वो कलर सारा निकल गया, वो सारी डाई थी वो निकल गई, मतलब उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, बैक्टीरिया ने वो जो कलर वाली डाई थी उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, तो ही डिड नॉट हैड ए स्टेन ऑफ दैट डाई। तो यहाँ पे हमने देखा ग्राम पॉजिटिव,
एंड ग्राम नेगेटिव, जी पॉजिटिव जी नेगेटिव ऐसे कभी कभी टर्म किया जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है, तो जो डाई को एब्जॉर्ब करता है उसके अंदर सेल वॉल विल नॉट बी प्रेजेंट, तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी अफेक्टेड विद द डाई, और जो नेगेटिव है वो उसके पास सेल वॉल है, एंड ये सेल वॉल मैंने बोला इजीली ब्रेकेबल नहीं है, तो दिस आर मोर हार्मफुल। आप बोलोगे सर हार्मफुल क्यों, क्योंकि व्हेन दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्ट योर बॉडी, जब भी ऐसे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर घुसते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, उसकी सेल वॉल तोड़ दो, तो मतलब आपने ये तोड़ दिया तो अंदर का सारा सामान निकल जाएगा, टूट जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। बट जब उसकी मेम्ब्रेन ही हम नहीं तोड़ सकते, उसकी कैप्सूल जब हम तोड़ नहीं सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बहुत हार्मफुल हो जाएगा, विच ही विल नॉट बी इजीली डाई, एंड इफ ही विल नॉट डाई इट विल अफेक्ट आवर बॉडी कंटिन्यूअसली, विच कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ओके, सो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव थोड़ा याद रखना, जो एक ग्राम ने जो डाई बनाई थी उससे अगर कलर पकड़ रहा है और अगर नहीं पकड़ रहा है, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस में हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। चलो, और क्या हमारा बाकी रहता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये बैक्टीरिया मोटाइल है कि मोटाइल नहीं है। मोटाइल से मतलब होता है मूवेबल है कि मूवेबल नहीं है। अब आप बोलोगे सर मूवेबल तो हो गई सब, देखो खुद से मूव करना और अपने आप मूव करने में डिफरेंस क्या होता है, पानी में कोई बैक्टीरिया है तो वो फ्लो के साथ मूव कर रहा है, वो अपने आप नहीं मूव कर रहा है, बट अगर पानी के अगेंस्ट उसको मूव करना है तो उसके पास कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर द मूवमेंट। जैसे कि हमारे पास लेग हैंड्स है, अगर हम पानी में गिरे तो हम तैर के निकल सकते हैं, इसके पास भी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लैजेला। क्या कहते हैं इसको, फ्लैजेला। नीचे थोड़ा मोटा होगा, आगे थोड़ा पतला होगा। ये इस फ्लैजेला को हम कहते हैं 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिलामेंट, बेसल बॉडी एंड ये एक चीज याद रखना, ये एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल है। ये किसका एक्सटेंशन है, सेल वॉल का, और ये किसके लिए काम होता है, मूवमेंट के लिए। कौन, फ्लैजेला, और उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसको हम कहते हैं फिलामेंट। इट इज वेरी थिन, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ऐसे ये पतला होता जाएगा, पर इसके जो मूवमेंट है ये हेल्प करेगा इसको आगे बढ़ने के लिए, मतलब इसको जिस डायरेक्शन में जाना है उसके लिए उसको हेल्प कौन करेगा, फ्लैजेला हेल्प करेगा। उसके अलावा भी स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, ऐसे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलता है। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वी सी। ओके, एक होता है सीलिया, CILLIA, सीलिया, और दूसरा होता है पिलाई, PILLI। इन दोनों के, पिलाई के साथ साथ हम फिम्ब्रिया भी डाल सकते हैं, फिम्ब्रिया। तो 3 टर्म और ऐड हुए। फ्लैजेला तो हमें पता है जो बहुत बड़ा एक्सटेंड, ये बैक्टीरिया की साइज से भी लंबा होता है। ओके, तो फ्लैजेला तो हमें पता है फॉर द मूवमेंट पर्पस ये काम आएगा। फिर और 3 नाम है, सीलिया, पिलाई एंड फिम्ब्रिया। सेक्स पिलाई भी बोला जाता है, कोई बुक में, डायग्राम में, रेफरेंस बुक में इसको सेक्स पिलाई बोला गया है। तो इन तीनों का एक फंक्शन देख लेते हैं। सीलिया इज ऑल्सो फॉर द मूवमेंट पर्पस। कैसे होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दे यूज टू मूव स्लोली। ज्यादातर ये पानी में जो बैक्टीरिया होता है उसमें ये सीलिया प्रेजेंट होता है, ये क्या करते हैं, ऐसे मूव करते रहते हैं जिससे बैक्टीरिया को एक मूवमेंट मिलती है, तो इट इज ऑल्सो फॉर द मूवमेंट पर्पस। ओके, अब आते हैं सेक्स पिलाई। अब जो बैक्टीरिया है ये यूनिसेक्स, क्या कहते हैं इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते, मतलब मेल फीमेल इसमें होता नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें वो फिर भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो ये बैक्टीरिया को अगर दूसरे बैक्टीरिया के साथ जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना है, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना है, तो ये करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस पिलाई। जो सेक्स पिलाई होता है ना, उसके थ्रू वो बाजू वाले बैक्टीरिया के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल डालेगा और वहां से खुद उसके थोड़े बहुत जेनेटिक मटेरियल ले लेगा, तो उस काम पे आएगा सेक्स पिलाई, या फिर सिर्फ कह सकते हो पिलाई। और आप बात करते हैं फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया इज समथिंग फॉर एडेक्शन। अब आप बोल रहे हो पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं। अब वो बैक्टीरिया वहां पे ही रहने की पूरी कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे, वो वहां पे चिपकना पड़ेगा उसको। अगर नहीं चिपकेंगे तो वो आगे चले जाएंगे और फिर आगे उसका कोई काम होगा नहीं। तो उसको अगर ये बैक्टीरिया को अगर वहां पे चिपके रहना है तो उसके लिए उसको जो स्ट्रक्चर चाहिए वो ये है फिम्ब्रिया, एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर द एडेशन पर्पस। वो चिपकने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। अब इसके पास डीएनए है, और डीएनए में से बनता है, देखो एक चीज है, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, अब सारे एंजाइम्स ले लो, हार्मोन्स ले लो, ये सब प्रोटीन्स है। वो सब कौन बनाएगा, डीएनए में से बनेगा। और इसके लिए होना चाहिए राइबोसोम्स। क्या होना चाहिए, राइबोसोम। तो
तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में सबसे बेसिक डिफरेंस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो राइबोसोम्स होता है, आप कह सकते हो द राइबोसोम व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स आर 70s टाइप, 70s। राइबोसोम दो चीज से बनता है, देखना ध्यान रखना, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रहा है मुझे पता है कि ये थोड़ा टफ है, बट मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जिसको पता है, जो ऑलरेडी 10th में ध्यान देके आया है, उसको पता है ये आरएनए क्या है। डोंट वरी, जिसको नहीं पता है वो आगे के चैप्टर में जब हम यूकैरियोट चालू करेंगे तब एमआरएनए आरएनए सब देखेंगे। तो जो राइबोसोम है दो चीज से बनता है, दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन, एंड दिस आरएनए आपके ये दो चीज से हमें बनता है। और जो 70s है इट इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, ये जो 70s है ना, ये दो सब यूनिट से बनता है, दैट इज 50s एंड 30s। तो आप बोलोगे सर 50 + 30 तो 80 हो जाए, तो व्हाई इट इज हैविंग 70? बेटा ये कोई नंबर नहीं है, 70s इज द नंबर ऑफ सैडबर्ग यूनिट, सैडबर्ग यूनिट। कहने का मतलब है सेडिमेंटेशन रेट की बात चल रही है, यहाँ पे कितना डिसॉल्व हो रहा है, कितना सेडिमेंट हो रहा है उसकी बात हो रही है, तो उसके हिसाब से अलग होता है। सेम 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन ओनली प्रोकैरियोट्स, 70s types of ribosomes are found in prokaryotes, 80s are found in eukaryotes, 80s type found in eukaryotes। पर यूकैरियोट्स के अंदर एक चीज ध्यान रखना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 70s type of ribosomes are also seen in mitochondria। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के पास दोनों राइबोसोम्स होते हैं, 70s टाइप एंड 80s टाइप। क्यों? क्योंकि 70s टाइप इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, 80s टाइप तो उसके न्यूक्लियस उसके जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो तो होता ही है। और प्रोकैरियोट्स में ओनली वन टाइप ऑफ राइबोसोम, दैट इज 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके जो अमाउंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 70s है वो दो स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट से बनता है, दिस इज लार्जर यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट से बनता है। ओके, और लार्जर यूनिट इज मेड अप ऑफ 50s, स्मॉलर यूनिट इज मेड अप ऑफ 30s, दोनों मिला के बनता है 70s। सो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है 70s टाइप्स ऑफ राइबोसोम। अब जनरली आपको मुझे 2-3 बच्चे कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर अगर प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं देन व्हाई डू वी सी राइबोसोम, बिकॉज वी जनरली यूज टू ड्रॉ राइबोसोम्स लाइक दिस, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है बेटा, राइबोसोम्स आर मेड लाइक दिस, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये आप कह सकते हो कि जब हमें उत्तरायण होती है तो हम जो धागा होता है उसको ऐसे बिटोड़ देते हैं, है ना, ऐसे क्या करते हैं कि ऐसे गोला बना लेते हैं, उसका वो गोल तो जरूर है पर उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस वही डिफरेंस है कि राइबोसोम्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, हेंस इट इज आल्सो सीन इन प्रोकैरियोट्स। ओके, सो ये चीज अपने आप का क्लियर रखना है। सो दिस इज व्हाट प्रोकैरियोट्स इज। अब इसके बहुत सारे फंक्शन जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, एटीपी प्रोडक्शन हो गया, फिर ये डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनने का काम, ये सब यूकैरियोट्स को समझने के बाद हम उसका डिटेलिंग देखेंगे, जिससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यूकैरियोट्स पढ़ते टाइम अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो यूकैरियोट्स इज मच मोर एडवांस देन दिस प्रोकैरियोट सेल्स। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिफरेंट। फिर इसमें थोड़े बहुत वेसिकल्स या फिर इंक्लूजन बॉडीज हम बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज, ये इंक्लूजन बॉडीज कुछ नहीं है, ये बस कह सकते हो स्टोरेज मटेरियल है, मतलब ये बैक्टीरिया को अगर कोई रिजर्व फूड मटेरियल रखना है तो दे केप्ट इट एज एन इंक्लूजन बॉडीज। क्या करते हैं, इंक्लूजन बॉडी की तरह उसको सेव कर लेते हैं, उसके अंदर फॉस्फेट हो सकता है, मतलब फॉस्फोएट और भी जो कार्बोहाइड्रेट अगर उसको चाहिए, जो भी इन शॉर्ट उसको जो भी स्टोरेज या फिर रिजर्व मटेरियल होगा वो इंक्लूजन बॉडीज की तरह सेव कर लेगा। और इसकी बाहर की मेम्ब्रेन ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है, द इनवर्ड फोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज अवर प्रोकैरियोटिक सेल। ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑल द प्रोकैरियोट सेल्स आर यूनिसेल्युलर, अकेला ही होता है, मल्टी सेल्युलर नहीं होता है। मल्टी सेल्युलर यूनिसेल्युलर में डिफरेंस क्या है? आवर ह्यूमन बॉडी इज मल्टी सेल्युलर और वो सब सेल मिला के एक काम करते हैं, जबकि इसमें एक ही सेल एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं। यूकैरियोट्स में दोनों होता है, यूकैरियोट्स में दोनों होता है। क्या होता है? यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। मतलब अमीबा जो है वो सिंगल सेल्युलर एक ही सेल का है,
और ह्यूमन बॉडी देख लो या फिर कोई और बॉडी देख लो, वो बहुत सारे सेल मिला के एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है, ठीक है। तो दिस इज द मेन डायग्राम ऑफ द prokaryotic cells. Okay, so next topic will be talking about eukaryotic cell. Okay.